हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे मीन्स आंसर राइटिंग की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर। और आज भी हम टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इस वाले टेस्ट के। ठीक है, तो लेक्चर के साथ बने रहिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द लाइट ऑफ डिबेट्स अराउंड डिजिटाइजेशन ऑफ वोटिंग इन इंडिया, डिस्कस वेदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड ए फिजिबल सॉल्यूशन। इन लाइट ऑफ डिबेट्स अराउंड डिजिटाइजेशन ऑफ वोटिंग, सबसे पहले किसकी बात चल रही है? डिजिटाइजेशन ऑफ वोटिंग की। कि इसके लाइट में डिस्कस वेदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड ए फिजिबल सॉल्यूशन, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फिजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है? तो आप क्या कर सकते हो स्टार्टिंग में? तो जो इंट्रो कर सकते हो डिजिटाइजेशन ऑफ वोटिंग से कर सकते हो कि सबसे पहले डिजिटाइजेशन ऑफ वोटिंग या रिमोट वोटिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिमोट वोटिंग बोलते हैं। सबसे पहले वो होती क्या है? और फिर सेकंड आप क्या बोल सकते हो? हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, तो वो बोल रहे हैं कि इट कैन प्रोवाइड ए फिजिबल सॉल्यूशन। इसका मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तभी कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें बतानी है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, और देन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो क्या कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पा भी रही है कि नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो मतलब एक साइड में आप लिखोगे कर पा रही है, एक साइड में लिखोगे नहीं कर पा रही है। ठीक है, और फिर आप कंक्लूजन में आओगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या? स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले आप बताओगे कि डिजिटाइजेशन ऑफ वोटिंग, रिमोट वोटिंग, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आएगी कि वो कुछ चीज़ों को सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, कुछ को नहीं करेगी। तो फिर आप लास्ट में इसको सच कंक्लूड कर सकते हो। या फिर इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो कि आप कोई रिसेंट न्यूज़ डाल सकते हो यहाँ पे इंट्रो में ही। ठीक है, रिसेंट न्यूज़ डाल सकते हो, उसके बाद फिर आप रिमोट वोटिंग पे आ सकते हो, और उसके बाद फिर ऐसे ही, मतलब ये आपकी सीक्वेंस रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चंस में। तो ये हो गई आपकी सीक्वेंस कि आपको इसमें कैसे देखना है, कि कैसे जाना है इस क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं अपने आंसर की तरफ कि इसमें कैसे बता रखा है। तो देखो कि देयर हैज़ बीन डिमांड्स इन रिसेंट ईयर फॉर कंडक्टिंग रिमोट वोटिंग। ठीक है, रिमोट वोटिंग किसको यूज़ करके होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके होती है, ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड वेन्यू के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है, थ्रू स्मार्टफोन्स। ठीक है, अगर ये रिमोट वोटिंग शुरू होती है तो ये कितनों को इंक्लूड करेगी? इट मतलब जो इंक्लूडिंग इंटरनल माइग्रेंट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरनल माइग्रेंट्स को इंक्लूड करके कितने लोग इसमें इंक्लूड हो जाएंगे रिमोट वोटिंग के थ्रू इलेक्शन प्रोसेस में? तो वो है 450 मिलियन। ठीक है, 450 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो इंक्लूड हो जाएगी इलेक्टोरल प्रोसेस में। ठीक है, और मेन इसके क्या फ़ायदे हैं? इट विल रिड्यूस कॉस्ट, इट विल रिड्यूस टाइम। ठीक है, कॉस्ट कम होगा, टाइम कम होगा, ये हमने क्या बताया इसके प्लस पॉइंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या बोला था कि हम बताएंगे सबसे पहले रिमोट वोटिंग क्या होती है। आप एक यहाँ पे न्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया है। IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया है कि फॉर ई वोटिंग टू बी फिजिबल यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब वो क्या टेक्नोलॉजी होगी वो IIT मद्रास बताएगी। ठीक है, हमें क्या करना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और IIT मद्रास ने ई वोटिंग के लिए, ताकि वो फिजिबल हो, न्यू टेक्नोलॉजी की, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, दोनों ने कोलैबोरेट किया है उसके लिए। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि ई वोटिंग, रिमोट वोटिंग या डिजिटाइजेशन ऑफ वोटिंग होता क्या है, और अगर हम इसको शुरू करते हैं तो कितने लोग इसमें इंक्लूड हो जाएंगे इलेक्टोरल प्रोसेस में, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी है कि डिजिटाइजेशन ऑफ वोटिंग से कुछ कंसर्न्स है, तभी हमारे जो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात आई। तो हमारी डिजिटाइजेशन ऑफ वोटिंग में कंसर्न्स क्या हैं? सबसे पहले सिक्योरिटी, सीक्रेसी ऑफ वोट्स, वोटर रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ वोट्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ साइबर फ्रॉड्स, ऑडिटेबिलिटी ऑफ वोट्स, ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन वोटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हैं क्या कंसर्न्स विद डिजिटाइजेशन ऑफ वोटिंग को डिजिटाइज करने के ये नुकसान है। और क्या हो सकते हैं? एक तो वोटर की एजुकेशन कम है, वोटर को अवेयरनेस कम है, ये भी आप लिख सकते हो, लिटरेसी कम है, इलेक्टोरल लिटरेसी। और फिर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है इसको करने में, पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल क्या है? डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, ये एक दो पॉइंट आप और भी लिख सकते हो। इसके अलावा चलो ये हमने बता दी इसकी प्रॉब्लम। तो फिर आती है हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कुछ एक वाइबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है इन प्रॉब्लम्स के लिए। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है? सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या है?
यूज़ ऑफ मल्टीपल ब्लॉकचेन अलोंग विद पब्लिक की इंस्क्रिप्शन, ठीक है। पब्लिक की इंस्क्रिप्शन का यूज़ होता है और वोटिंग इसके थ्रू क्या सिक्योर्ड है, ठीक है। जो सिक्योरिटी का इशू था वो सिक्योर्ड ही है, ठीक है। तो वो एक इशू हमारा इससे सॉल्व हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, इट कैन डिटेक्ट द साइबर फ्रॉड्स, ये साइबर फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकती है। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स कैन बी वेरीफाइड अगेंस्ट आधार डाटाबेस, आधार डाटाबेस से वो क्रॉस चेक कर सकती है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है कि इसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं है, ठीक है। हमेशा जो प्रोसेस है वो पब्लिक को दिखती रहेगी। तो ये जो है ये प्रोसेस क्या है, ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसपेरेंस है, कोई भी मैनिपुलेशन इसमें चेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी ऑडिट होगा मतलब वोटिंग ट्रांजैक्शन में वो पब्लिक की इंस्क्रिप्शन से होगा। और कोई भी मतलब इसमें तो ब्लॉक्स बनते हैं, अगर आप एक चीज़ चेंज करोगे तो फिर वो ब्लॉक चेंज हो जाएगा, और ब्लॉक चेंज हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कोई मैनिपुलेशन हुई है कि नहीं है। तो यही है कुछ, जैसे कि साइबर फ्रॉड्स हो गए, सिक्योर्ड हो गया, ठीक है, कैसे वेरीफाई करना है और कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। तो ऐसी चीज़ें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सोल्यूशन उन चीज़ों के लिए प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है, फिर भी कुछ इश्यूज़ रह जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ द डिवाइसेस, जो मतलब जो बंदा या फिर जो भी वोटर वोट दे रहा है उसके डिवाइस की सिक्योरिटी तो वो नहीं कर सकती ब्लॉकचेन तो केवल प्रोसेस को वो कर सकती है ना। तो नहीं पता कि उस जो भी वोट दे रहा है उसकी डिवाइस पे सिक्योरिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो वो एक चीज़ रह जाती है। फिर दूसरी चीज़ है, अगर हमें ब्लॉकचेन को सक्सीड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि रेटिना थंबप्रिंट वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर रेजिंग अवेयरनेस आपको बढ़ानी होगी। डिजिटल डिवाइड जैसे अभी बताया था, ठीक है। डिजिटल डिवाइड भी लोगों के पास तो मतलब कोई स्मार्टफोन ही नहीं है, तो वो डिजिटल कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रूरल इंडिया में तो ये आइडिया और भी ज़्यादा इनप्रैक्टिकल लगता है, ठीक है। तो और क्या है, और हाँ एक चीज़, इंटरनेट वोटिंग को आप ऑडिट नहीं कर सकते, ये भी है एक, ठीक है, ये भी एक इसका इशू है। और क्या है, अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन जो वोटिंग टेक्नोलॉजी है वो क्या है, एक नेसेंट स्टेज में है, ठीक है। अभी यहाँ पे साइबर थ्रेट्स हैं, ठीक है, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स से। तो अभी देखो अभी क्या है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो देखा आपने कि कौन कौन से सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। सबसे पहले तो हमारे इंडिया में डिजिटल डिवाइड ही इतना ज़्यादा है। फिर हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना ज़्यादा जरूरी है। सिक्योरिटी ऑफ द डिवाइसेस जो वोटर देंगे वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो इंटरनेट वोटिंग सिस्टम है उसको ऑडिट नहीं किया जा सकता। और तीसरी चीज़ की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो क्या है, अभी हमारी नेसेंट स्टेज में है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स साइबर थ्रेट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो वल्नरेबल है, ठीक है। तो फिर आप ये लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो इस तरीके से कि ब्लॉकचेन वोटिंग इज न्यू technology with immense potential, but it must be thoroughly tested and widely discussed before it actually put into execution, ठीक है। इसके अलावा देखो आप और क्या कर सकते हो, एक है कि आप मतलब ये तो होगी हमने क्या किया, सबसे पहले ई वोटिंग बताई, ई वोटिंग के हमने क्या बताए, कंसर्न्स बताए या फिर उसकी प्रॉब्लम्स बताई। उसके बाद हमारी ब्लॉकचेन आ गई, उसने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किए और क्या इश्यूज रह गए अभी भी वो बताया, ठीक है। तो हमारे ई वोटिंग के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ई वोटिंग के हमारे बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर हम ई वोटिंग शुरू करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फुलफिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हमारी फुलफिल होएगी इससे, क्योंकि आर्टिकल 326, ठीक है, आर्टिकल 326 में क्या बोला गया है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है, कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो वो तभी फुलफिल हो पाएगा क्योंकि 450 मिलियन अगर इंक्लूड होंगे तो जो 450 मिलियन पीपल है वो तो वोट दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल होगी। उसके बाद वोटर्स को बेनिफिट होगा, वोटर्स को क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा, ठीक है, टाइम रिड्यूस होगा ट्रैवल टाइम। और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और उनका टाइम तो कम हो गई, साथ में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम होगा। चलो ये उसके लिए फ़ायदा होगा। इससे और क्या होगा, उनकी पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे क्या होगा, और उनकी पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो जाएगी इलेक्टोरल प्रोसेस में, ठीक है, मतलब जो इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है, इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आप लिख सकते हो। फाइनेंशियल बेनिफिट तो बता ही दिया, ठीक है, रिड्यूस एरर्स, ठीक है, रिड्यूस एरर्स। और उसके बाद अब देखो इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी गवर्नमेंट की। अब आप बोलोगे कि इससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कैसे, कि वो जो ई वोटिंग से कुछ जो वॉइसलेस पीपल थे उनको भी वॉइस मिल जाएगी, मतलब जो एक्सक्लूडेड सेक्शन थे, जो ई वोटिंग है वो उनको भी वॉइस देगी, ठीक है, गिविंग वॉइस टू एक्सक्लूडेड सेक्शंस। तो इससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इंक्लूजन होगा लोगों का, इंक्लूजन, ठीक है, इंक्लूजन का कंसेप्ट आप बोल सकते हो। तो ये सारे फायदे हैं अगर हम ई वोटिंग शुरू करते हैं तो, ठीक है।
ये मेन फ़ायदे हैं। हमने उसकी प्रॉब्लम देख ली, उसके मतलब डिजिटाइजेशन में क्या क्या कंसर्न है या क्या हमारे में नहीं है, तो कुछ सोल्व कर रही है हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज़ रह जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम वो कंप्लीट कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और रिमोट वोटिंग हैकाथन बाल कर सकते हैं, वाइडर कंसल्टेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द फैक्टर्स दैट हैव लेड टू पुअर हेल्थ स्टेटस ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया डिस्कस। हमें क्या बताना है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड, क्या अर्जेंट नीड है टू एड्रेस द फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स को एड्रेस करने की दैट हैव लेड टू पुअर हेल्थ स्टेटस, जिससे कि पुअर हेल्थ स्टेटस हो गया किसका, ट्राइबल्स का। अब सबसे पहले तो हमें वो चीज़ बतानी है कि मतलब ट्राइबल्स का पुअर हेल्थ स्टेटस क्यों हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो यही रीजंस आएंगे। ठीक है, बॉडी में क्या आएंगे, सबसे पहले आप रीज़न बताओगे कि उनकी पुअर हेल्थ उनका स्टेटस क्यों है। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बता सकते हो किस में आएगा, लेकिन ये तो बॉडी में आएगा। फिर आप इंट्रोडक्शन किससे शुरू कर सकते हो, इंट्रोडक्शन आप ट्राइबल के किसी डेटा से शुरू कर सकते हो। ठीक है, ट्राइबल डेटा से शुरू कर सकते हो कि ट्राइबल में कितने, मतलब वही ट्राइबल का पुअर हेल्थ जो स्टेटस है वो कैसे है। ठीक है, वहाँ पे चाइल्ड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन कितना है, चाइल्ड स्टंटिंग कितनी है, चाइल्ड वेस्टिंग कितनी है, वुमेन में एनीमिया की कंडीशन कितनी है, तो वो सारी डेटा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। देन बॉडी में तो आपको 2 ही चीज़ें यूज़ करनी है, एंड देन कंक्लूजन आप लास्ट में कुछ भी सजेशन देके इसको वो कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले इसने क्या किया है, सबसे पहले बताया कि इंडिया में जो ट्राइबल्स हैं वो कितने हैं, 8.6% है। कितने हैं, 8.6% है, लेकिन उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, पुअर है, रिलेटिवली पुअर है। क्योंकि जो 80%, देखो ये आ गया हमारा फैक्ट जो याद करने लायक है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा 80% जो ट्राइबल चिल्ड्रन है वो क्या है, अंडर न्यूरिश्ड है और एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लोअर है और हाई मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, और कम्युनिकेबल डिजीज़ का तो बर्डन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 30% जो है यहाँ पे मलेरिया के केसेस आते हैं, और उनमें से 30% में जो 60% है वो उस मलेरिया मोर्टेलिटी, मतलब वहाँ पे मरी जाते हैं लोग मलेरिया से। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो 2 फैक्ट्स आपके पास हो गए। सबसे पहले तो 3 फैक्ट्स हो गए आपके पास। सबसे पहले तो इंडिया में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन कितनी है। दूसरी चीज़, कितने % जो बच्चे हैं ट्राइबल वो अंडर न्यूरिश्ड हैं या फिर वो एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज़ वहाँ पे कितनी है। ठीक है, अब आपने एक डेटा बता दिया, उसके बाद कि फिर आप बता सकते हो कि आप आ जाते हो बॉडी पे कि बॉडी पुअर हेल्थ जो ट्राइबल्स की ऐसी कंडीशन क्यों है, क्या फैक्टर्स है कि ट्राइबल्स की ऐसी कंडीशन है। तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिंग है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो जैसे कि हाफ ऑफ द स्टेट्स में क्या है, 27 to 40% कमी है किसकी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की। ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी है। ठीक है, हॉस्पिटल्स ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अनहाइजेनिक एंड प्रिमिटिव प्रैक्टिस। ट्राइबल्स क्या है, अनहाइजेनिक और प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए उनको बीमारी होती है। थर्ड क्या है, लेक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, जैसे कि PHC डॉक्टर्स 33% कम है, जो हमारे CHC डॉक्टर्स हैं वो 84% की कमी है वहाँ पे। तो हमारा हेल्थ जो ह्यूमन रिसोर्स है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वही बहुत कम है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारी की अवेयरनेस बहुत कम है उन ट्राइबल्स को। ठीक है, हमारी मॉडर्न जो मेडिसिन उन पे वो ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, एक अवेयरनेस कम है और सेकंड वो ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्राइबल्स जो भी है वो वैक्सीनेशन या फिर इन सब चीज़ों से डरते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी फाइनेंसिंग ऑफ ट्राइबल हेल्थ, कि वहाँ पे फाइनेंस इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं होता, फंडिंग की कमी है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, फंडिंग की कमी है। जैसे कि आप बता सकते हो कि मतलब टोटल हमारे इंडिया में ही हेल्थ पे टोटल 1.2% GDP का खर्च होता है। ठीक है, तो टोटल GDP का ही 1.2% या 1.3% खर्च होता है, जबकि जो वर्ल्ड का एवरेज है वो 6% है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें फंडिंग की कमी हो जाती है। उसके बाद आता है गवर्नेंस, अगर सब कुछ है तब भी आप गवर्नेंस ही वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, जैसे कि हमारे पास डेटा ही नहीं है वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, या फिर सेंटर की तरफ से कोई ऐसे पॉलिसी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो वही चीज़ है कि गवर्नेंस में अगर कोई कमी है तो वो भी चीज़ है। उसके बाद आप यहाँ पे और भी रीजंस हैं, जैसे कि पोवर्टी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर वहाँ पे पोवर्टी ज़्यादा है तो जो हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो मॉडर्न मेडिसिन है वो क्या है, एक्सपेंसिव है। वो क्या है, एक्सपेंसिव है। तो इसके कारण उनकी क्या है, अफोर्डेबिलिटी बहुत कम है। जो ट्राइबल्स हैं वो इतना ज़्यादा तो नहीं कमाते। ठीक है, तो वो अफोर्डेबल ही नहीं है उनके लिए, तो वो उसको कैसे यूज़ करेंगे मॉडर्न मेडिसिन को, तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनके लिए, एक्सपेंसिव है हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। पोवर्टी बहुत ज़्यादा है उन एरियाज़ में। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, समटाइम्स क्या होते हैं, जो हमारे हेल्थ पर्सनल्स हैं, हेल्थ जो पर्सनल्स हैं वो भी नहीं चाहते कि हम ट्राइबल एरियाज़ में काम करें। जो हमारे हेल्थ पर्सनल्स हैं वो भी नहीं चाहते कि हम ट्राइबल एरियाज़ में काम करें, उनकी भी अनविलिंगनेस है।
ठीक है, उनकी भी अनविलिंगनेस है कि हम ट्राइबल एरियाज़ में काम नहीं करेंगे। और जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स की बात थी, इतने परसेंट शॉर्टेज है, इतने परसेंट शॉर्टेज है। जैसे कि आप नॉर्मली बात करो कि डॉक्टर वर्सेस पॉपुलेशन, डॉक्टर वर्सेस कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो 1:2 इंडिया में है 1456, ठीक है, 1456 है इंडिया में, लेकिन WHO ने कितने रिकमेंड किया, 1:1000, ठीक है, ये है। तो ये आप कर सकते हो कि इतने सारे डॉक्टर्स की कमी है, तो डेटा के साथ आप इसको क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा क्या, लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, वो कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज समथिंग डिफरेंट है और हमारी अलग है, तो वो भी है, ठीक है। लेकिन और क्या है, दे हैव मोर ट्रस्ट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, एक चीज़ याद रखना, मोर ट्रस्ट ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज, वो ट्रेडिशनल नॉलेज पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे हो सकते हैं क्या, फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण जो ट्राइबल की हेल्थ है वो कम है। फिर आप क्या स्टेप्स ले सकते हो इनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले गवर्नेंस को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि क्रिएशन ऑफ नेशनल ट्राइबल हेल्थ काउंसिल या फिर ट्राइबल हेल्थ रिसर्च सेल टू इम्प्रूव ट्राइबल हेल्थ एंड हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। फिर वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन आप चला सकते हो, ठीक है, एजुकेट कर सकते हो इनको, जो भी है, ठीक है, ट्राइबल्स को एजुकेट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ मतलब वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो ट्राइबल एरियाज़ में, ठीक है। हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि तो अगर हेल्थ वर्कर्स को हम ट्राइबल कम्युनिटीज से लाएंगे तो उनका क्या होगा, ट्रस्ट इंक्रीज होगा हमारे मॉडर्न जो हेल्थ जो भी है उस पर, ठीक है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, फंड्स इंक्रीज कर सकते हो, फंडिंग इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो एक्सपेंसिव मेडिसिन है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो, जो भी अभी लिखवाई है, ठीक है। जो एक्सपेंसिव मेडिसिन है उनका क्या कर सकते हो, आप उनको सब्सिडाइज प्राइसेस पे दे सकते हो, सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे दे सकते हो। वेलफेयरिस्टिक स्कीम जो होती है हमारी, वेलफेयरिस्टिक स्कीम्स वहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप रिमोट पॉपुलेशन को हेल्थ सर्विसेज दे सकते हो, जैसे कि मोबाइल मेडिकल कैंप, आप परमानेंट हॉस्पिटल ना खोलने की बजाय मोबाइल मेडिकल कैंप्स की आउटरीच बढ़ा सकते हो ट्राइबल एरियाज तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि मतलब ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद आप आ जाते हो कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या बोलता है, द रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन ट्राइबल हेल्थ, एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी ट्राइबल हेल्थ पे, किसके अंदर, डॉक्टर अभय बैंक के अंदर, ठीक है। 2013 में उन्होंने क्या बताया कि कुछ सजेशन के साथ आए, उन्होंने कुछ मतलब रिसर्च की और कुछ सॉल्यूशन के साथ आए। तो इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया। ये क्या है, ई पोर्टल है, किसके लिए है, ट्राइबल हेल्थ के लिए है, न्यूट्रिशन के लिए है, ठीक है। जितने भी हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और भी जितने हेल्थ से रिलेटेड हैं स्कीम्स हैं वो सारी आप लिख सकते हो। जैसे कि वो क्या है, आयुष्मान भारत है, ठीक है, उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को क्रिएट किया जाएगा, और उसमें जो भी है, ठीक है ना, वो जो भी क्रिएट किए जाएंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। 1 मिनट प्लीज। तो 3rd क्वेश्चन क्या बोलता है, हाईलाइट द फैक्टर्स दैट हैव लेड टू इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, डिस्कस द इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस। सबसे पहले हमें फैक्टर्स बताने हैं जिससे इंक्रीज हो गए इंस्टेंसेस किसके, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के और एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के, सॉरी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के और एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के, ठीक है। और फिर उसके साथ इश्यूज क्या आ रहे हैं हमें वो बताने। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, बॉडी का पार्ट है। इंट्रो में आप क्या कर सकते हो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन है उसको क्या कर सकते हो, इंट्रो कर सकते हो उससे कि ये होते क्या है। फिर आप लास्ट में जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व करने के लिए कंक्लूजन दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होगा क्या, जो भी है स्ट्रक्चर। अब जाते हैं कि सबसे पहले आप क्या करोगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या दोगे, वो बताओगे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज द लेजिस्लेशन मेड बाय ऑथोरिटी अदर देन लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर के अलावा कोई भी जो जब ऑथोरिटी कोई भी लेजिस्लेशन बनाती है या कोई भी लॉ बनाती है उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, ये होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फिर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। इसमें क्या होता है, जहाँ पे जुडिशियल जो नेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही देखता है या ऑथोरिटी देखते हैं, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। मतलब जुडिशरी का काम भी कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन से इंस्टेंसेज हैं जो आपको देखने को मिलता है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके इंस्टेंसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। कौन से वो करता है, तो सबसे पहले तो है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास टाइम बहुत कम है साल में, ठीक है, उसके पास टाइम बहुत कम है। तो वो क्या करती है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए पहले मतलब एक रो लॉ बना लेते हैं और फिर
स्पीडी और अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ताकि कर दे, उसके लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्रोविजन उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी, ताकि जो पब्लिक है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक से डायरेक्टली डील करते हैं, तो वो उस लॉ को पब्लिक के मतलब हिसाब से उसको बना सके, इसलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का यूज़ किया जाता है। तो एक इंस्टेंस तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है सब्जेक्ट्स का जो है टेक्निकल नेचर होता है, कई सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइम्स। ठीक है तो जो लेजिस्लेशन है वो हो सकता है कि लेस इक्विप्ड हो उनसे डेलिब्रेट करने के लिए, लॉ बनाने के लिए। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक्सपर्ट्स का यूज़ करके वहाँ पे अकॉर्डिंगली लॉ बना सकते हैं अपने अपने लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे, क्योंकि रीजनल लेवल पे वेरिएशंस है ना हर चीज़ में, तो उसके हिसाब से लॉ बना सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ, और इम्प्लीमेंटेशन में फिर उनको क्या होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वही है, द प्रैक्टिस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लॉ। जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के इंस्टेंसेस कब इंक्रीज, मतलब या कब देखने को मिलते, कैसे इंक्रीज हो गए। सबसे पहले जुडिशरी के पास तो मतलब क्या टाइम ही नहीं है, मतलब इनएडिक्वेसी है, पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो गया है, 3.5-4 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारे लोअर कोर्ट्स के पास। ठीक है, और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम वो क्या स्लो है, कॉस्टली है, इनएप्ट है, कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मलिस्टिक है। ठीक है, टाइम हेल्प्स इन कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, तो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन अगर जुडिशरी का काम करने लग जाएगा तो उससे कॉस्ट भी कम होएगा और टाइमली सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे पब्लिक को जो भी डिस्प्यूट्स के। ठीक है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन में आ रहा है। ठीक है, और बहुत सारे सेक्टर्स में क्या है, इंडिपेंडेंट रेगुलेशन की ज़रूरत है, जैसे कि ये क्या टेलीकॉम सेक्टर, और उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंट, जैसे कि एनजीटी, सीपीसीबी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वे केवल रेगुलेशन नहीं बनाते, जबकि जो कोई भी डिस्प्यूट आता है इनसे रिलेटेड तो वो भी वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखते हो कि यहाँ पे भी क्या चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो इसके साथ इश्यूज क्या एसोसिएटेड है, अगर या तो मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, मतलब ब्यूरोक्रेसी लॉ बनाते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो जुडिशरी का काम करते हैं। तो इससे मतलब प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम है कि सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ठीक है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में स्पिरिट क्या है कि जो लॉज हैं वो कौन बनाएगा, लॉज बनाएगी लेजिस्लेशन। ठीक है, और एडजुडिकेशन का काम कौन करेगा, वो करेगी जुडिशरी। ठीक है, इसमें हो रहा है उल्टा। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट जा रहा है, और कौन सा जा रहा है हमारे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ये। ठीक है, इनएडिक्वेट स्क्रूटनी कैसे, जैसे लेजिस्लेटर अगर लॉ बनाते हैं, ठीक है, इफेक्टिव लॉज बनाते हैं, तो वहाँ पे पार्लियामेंट की स्क्रूटनी हो सकती है, कमेटीज़ चेक्स रख सकती हैं उस पर। ठीक है, कमेटीज़ चेक कर सकती हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो जो लॉ बनाती हैं तो वहाँ पे पार्लियामेंट की स्क्रूटनी हो सकती है, कमेटीज स्क्रूटनी कर सकती हैं। ठीक है, तो डेलीगेटेड अगर लेजिस्लेशन होता है तो वहाँ पे क्या ब्यूरोक्रेट्स लॉ बनाते हैं, तो वो तो किसी के लिए अकाउंटेबल होते ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे किसी लेवल की स्क्रूटनी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो वही है, इसीलिए उस स्क्रूटनी से बचने के लिए क्या करते हैं, कई बार इसका मिसयूज़ करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, इनएडिक्वेट स्क्रूटनी होती है कि उनके पास। और दूसरी चीज़ और क्या है, मिसयूज़ ऑफ पावर। ठीक है, जैसे मतलब क्या होता है, कई बार जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेशन को फोर्स कर देते हैं कि मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है पावर में उसके हिसाब से लॉज बनेंगे। ठीक है, और कई बार तो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन में क्या होता है, कई बार तो जुडिशरी ही मतलब जो गवर्नमेंट है वो ही लिटिगेंट होती है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन होगा तो इससे क्या होगा, नुकसान ही होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, गवर्नमेंट के खिलाफ ही मतलब तो वही हो जाएगा ना कि बीइंग द जज इन ऑन केस की, मतलब ब्यूरोक्रेट्स किसके हैं, वो भी हमारी गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वही है, अगर वहीं पे गवर्नमेंट भी लिटिगेंट है और वहीं पे आप जज भी बने हुए तो फिर बीइंग द जज इन ऑन केस। ठीक है, तो बस वही चीज़ हो जाएगी। तो ये होते हैं इश्यूज़ हमारे, कि इन सब चीज़ों से हमारे इश्यूज़ क्या आएंगे और इंस्टेंसेज आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो फिर आप लास्ट में क्या लिख सकते हो, ऐसे ही कंक्लूड कर सकते हो कि फर्दर इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ब्यूरोक्रेट्स में बिगिन टू ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। समटाइम्स क्या होता है, जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोगों के इंटरेस्ट को ओवरलुक करते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई डिबेट नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होती, कोई एक्सपर्ट मेंबर्स की वो नहीं होती। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें तो और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि फंड्स की कमी है, प्रोसीडिंग्स वहाँ पे बहुत डिले होती हैं। ठीक है, एविडेंसेस बहुत देर से वो होते हैं। तो इसलिए मतलब ज़रूरी है कि ये चीज़ ठीक है, मतलब इनके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एज वेल एज सेट स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमें थोड़ी सी वो देता है, पावर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि रीजन के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से लॉज को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए ताकि वो इंप्लीमेंट करने में ब्यूरोक्रेट्स के लिए आसानी रहे। और एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन क्यों जरूरी है, ताकि जो हमारी पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं वो कम हो जाए, और मतलब ज़्यादातर केसेज जो वो जुडिशरी तक जाए ही ना, वो पहले ही रिजोल्व हो जाए, ठीक है। लेकिन तो मेन चीज़ है ये, ठीक है, लेकिन इन पे कंट्रोल एक्सरसाइज करना काफ़ी जरूरी है ताकि जो अब्यूज ऑफ पावर है वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन में लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन शुड बी सीन नॉट एज ए कोर्ट वेयर जस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड बट एज ए सर्विस। इसने बोला कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को हमें ये नहीं सोचना कि मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को कोर्ट से नहीं जोड़ना चाहिए कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मीन्स कोर्ट, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एज ए सर्विस हमें देखना चाहिए, ठीक है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में, मतलब की लाइट में हमें ये मतलब वो करना है, इस क्वेश्चन को घुमाना है, ठीक है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि मतलब ऑनलाइन जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है क्या है, जो भी इफेक्ट वगैरह आप इसमें पेश कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या है। सबसे पहले इसने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे 1920 में क्या बताया गया है कि 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3.5 करोड़ केसेस कहाँ पे पेंडिंग है, हमारे लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। और उसमें से जो 20% केसेज है वो क्या है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं। वो कौन से हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हाई कोस्ट जुडिशरी में जो केसेस जाते हैं वो क्या है, हाई कोस्ट होता है, वहाँ पे टाइम भी हमें लगता है, वहाँ पे, ठीक है, टाइम लगता है। तो इससे क्या होता है, जो बहुत सारे सिटीजन वो डिस्करेज होते हैं, ठीक है, मतलब लेजिटिमेट लीगल क्लेम करने से डिस्करेज होते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे जस्टिस मिल ही नहीं पाता, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो लोगों के पास इतनी पॉवर्टी है इंडिया में, तो ना तो वो पैसा लगा सकते हैं और ना ही उनके पास इतना टाइम है, क्योंकि इन चीज़ें भरोसा नहीं है कि कितने साल में कोई भी केस रिजोल्व होएगा, ठीक है, इसीलिए तो ये चीज़ होगी। तो वही है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कह सकते हो कि कोर्ट फोकस जुडिशियल रिफॉर्म्स, ठीक है, कोर्ट को फोकस में रख के जो जुडिशियल रिफॉर्म है उन्होंने एक सेंटर स्टेज ले ली है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे जाने की अभी हमें जरूरत है। मेन चीज़ हमारी क्या वो होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, एक्सेस टू जस्टिस हो एवरीवन के लिए, ठीक है। तो और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को नोट आप एज ए कोर्ट मत देखो कि ये चीज़ें जो है कोर्ट से ही लिंक की जाए, नहीं, इसको एज ए सर्विस देखो। तो अगर हम इसको एज ए सर्विस देखते हैं तो हमें अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कराना है, एक्सेस टू जस्टिस, तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी हो सकता है, जिसमें जो केसेस हैं वो जो जजेस हैं वो ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स टू इनेबल पार्टीज टू रिजोल्व देयर डिस्प्यूट, ठीक है। आईसीटी का यूज करना अपने डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में तो और भी बहुत सारी मतलब प्राइवेट एजेंसी भी तो आ सकती है, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके और भी बहुत सारी वो चीज़ें आ सकती हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी आ सकती हैं कि अगर वो करें या फिर पैसे ले लें थोड़े बहुत, ठीक है, तो उससे, ठीक है। तो वही है, मतलब ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वैसे मानो जैसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, ठीक है, बस उसमें सिंपल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो गया है, ठीक है। तो वही है, इसने बता रखा है कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को काफ़ी एक्सपर्टाइज से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो और क्या बात है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या करेगा, एक्सेस टू जस्टिस, इंश्योर प्रिडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन जुडिशियल प्रोसेस और चेंज इन माइंडसेट अबाउट जस्टिस एज सर्विस इन फॉलोइंग वेज, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या है, किस तरीके से माइंडसेट को चेंज करेगा अबाउट जस्टिस एज ए सर्विस। सबसे पहले बर्डन को रिड्यूस करेगा, ये हमारे जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स के जो बर्डन है ना उनको कम करेगा। बर्डन करेगा किससे, जुडिशरी से, ठीक है, ताकि वो जो कोर्ट्स हैं वो अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पे काम कर सके और वनरेबल सेक्शन या डिसएडवांटेज जो सेक्शन है उनको वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, टाइम कम लगेगा इनमें, ठीक है, क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। उसके अलावा अर्ली स्टेजेस में ही मतलब नेगोशिएशन हो जाएगी पार्टी के बीच में, ठीक है। कोर्ट जो कोर्ट में सेटलमेंट नहीं हो पाती जो चीज़ें कुछ उसकी डेफिशिएंसीज को कम करेगा, मतलब स्मॉल क्लेम, छोटे छोटे केसेस जो हैं, ठीक है, तो उन केसेस यहाँ पे रिजोल्व हो सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के एरिना में वो आ सकते हैं, जैसे कि कई जगह चल रहे हैं, जैसे कि ई-बेस रिजोल्यूशन सेंटर है, ठीक है, वो 60 मिलियन डिस्प्यूट्स एक साल में वो करता है, क्या सॉल्व करता है। उसके बाद आता है हमारा जैसे कि ई-कॉन्सिलेडर, ये ब्राज़ील में है, ये भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए ही है। तो आप मतलब प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी इस फील्ड में आ सकते हैं, ठीक है, वो भी इस फील्ड में आ सकते हैं। उसके बाद इसके मतलब फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहले इसके फ़ायदे हैं कि इसकी वास्ट रीच है, ठीक है, ऑनलाइन रिजोल्यूशन आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, रीच काफ़ी वास्ट है, ठीक है। और इससे क्या है, अगर ऑनलाइन वो होगा तो इससे क्या होगा, करप्शन भी लिमिट हो जाएगा, ठीक है, लिमिट करप्शन, ठीक है, इससे करप्शन कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आजकल का है कोरोना का टाइम है, ठीक
ठीक है। आजकल क्या कोरोना का टाइम है, अगर कोरोना का टाइम है तो क्या होगा, कोविड केसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, फिजिकल वो नहीं होगा, फिजिकल हम मिलेंगे नहीं किसी से, मिनिमाइज कोविड केसेस, ठीक है। इससे क्या होगा और क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। ये फ़ायदे बता रही हूँ मैं, ठीक है, कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से फ़ायदे क्या हो सकते हैं। ये मोर सिटीजन फ्रेंडली यहाँ पे वेज यूज़ की जाएंगी, मोर सिटीजन फ्रेंडली होगा ये, मोर सिटीजन फ्रेंडली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारे इसके क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, कुछ नहीं बस लास्ट में और क्या हो सकता है, इंडिया में इतने ज़्यादा जो डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं कोरोना के रिलेटेड या फिर और भी बहुत सारे रिलेटेड, जो नीति आयोग जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि कोविड रिलेटेड स्कीम फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कि हमें ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ये किसने प्रपोज किया है, नीति आयोग ने प्रपोज किया, तो ये भी क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया, ठीक है। सो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ताकि अपना ये प्रोमिस को कंप्लीट करे, तो नीड क्या है, हमें नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल करने की, ठीक है, ताकि डिमांड साइड जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने की इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएं, ताकि आप जो अगर आप ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करवाते हो तो आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है, उसके कॉस्ट को कम रखा जाए, ठीक है। डिसएडवांटेज सेक्शंस जो हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए इसको। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये किया जा सकता है, तो आप ऐसे इसको क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। आ जाते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 पे। Section 33(7) of Representation of People Act 1951 should be amended to restrict contestation on only one seat of every candidate discuss। हमें क्या बोलना है कि सेक्शन जो 33(7) है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो हमें अमेंड करना चाहिए, शुड बी अमेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट कॉन्टेस्टेशन ऑफ ऑन ओनली वन सीट ऑफ फॉर एवरी कैंडिडेट, कि सब जो कैंडिडेट है वो एक ही सीट से लड़े, ज़्यादा सीट से ना लड़े, ठीक है। तो इसमें बोला गया, तो ऐसा क्या है, तो सबसे पहले सेक्शन 33 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या है कि जो एक कैंडिडेट्स है वो मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसीज से लड़ सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है वो क्या करते हैं, वो 2 सीटों से लड़ते हैं, ठीक है, अपने समटाइम्स क्या करते हैं अपने अपोनेंट की वोट्स को डिवाइड करने के लिए, ठीक है ठीक है। तो इसीलिए ये है कि उससे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इसीलिए ये चीज़ आई है कि जो हमारा सेक्शन 33 है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसको हमें अमेंड करना चाहिए, ठीक है। रीजंस क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कैसी के फेवर में कि नहीं 2-2 सीट ही होनी चाहिए, लेकिन ये है कि इसके रीजंस क्या है, हम फेवर में क्या इसके रीजंस लिख सकते हैं कि नहीं हमें एक ही सीट पे मतलब वो होना चाहिए, इससे लॉ को अमेंड होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, ये जो लॉ है ये इर्रेशनल है। इर्रेशनल क्यों है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट, सबसे पहली बात तो वो 2 कंस्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता। अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो उसको, अगर वो दोनों से जीत गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर उसको एक सीट छोड़नी पड़ेगी तो मतलब एक जगह से तो उसने छोड़ी दी, तो वहाँ पर फिर से क्या होंगे, बाई इलेक्शंस होंगे, तो ये तो गलत है ना, तो गलत है, ठीक है। तो ये इर्रेशनल है, ठीक है। सबसे पहले 2 बार इलेक्शन होंगे तो पब्लिक एक्सचेकर पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो बाई इलेक्शंस हो गए वो अवॉइड नहीं किए जा सकते अब, ठीक है। उसके बाद वोटर फिटिंग, वोटर बार बार इलेक्शंस में टेक पार्ट करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। वो सोचेंगे कि सेकंड इलेक्शन में रिजल्ट इनटू वोटर्स लूजिंग द इंटरेस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो सकता है कि वोटर्स के राइट टू नो को भी ये वो करता है, क्या राइट टू नो को के अगेंस्ट है, क्योंकि सबसे पहले वोटर को ये नहीं पता चल पाता कि हम जिसको वोट दे रहे हैं क्या वो सच में हमारा MP या MLA बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर वो किसी दूसरी सीट से अगर वो जीत जाता है तो क्यों वहीं पर रहेगा। तो वोटर्स का राइट टू नो भी यहाँ से वो होता है, ठीक है। उसके बाद अंडरमाइन इलेक्टोरल प्रोसेस से इलेक्टोरल प्रोसेस भी वो होती है, ठीक है। जो नॉन इंडिजिनस कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी में रख दिए जाते हैं, मतलब और जो इंडिजिनस कैंडिडेट्स हैं वो जीत ही नहीं पाते उनके सामने, ठीक है। तो और जो छोटे प्लेयर्स हैं, अपकमिंग लीडर्स हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल क्लाउड इतना ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद ये हमारे जो भी कंस्टिट्यूएंसी है उसकी तरफ कमिटमेंट को दिखाता है कि वो बहुत कम है उसकी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी जो पर्सन है अगर वो इलेक्ट हो गया किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत गया है और वो दूसरी में चला जाता है, इसका मतलब क्या है, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कम मानता है, ठीक है। तो वही एज ए इंश्योरेंस टू फेलियर यूज़ करता है उसको दूसरी को, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो बार बार कहा है कि जो सेक्शन 33(7) है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल का, वो अमेंड होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा ही बात किसने कही, लॉ कमीशन ने भी बोली है। तो लास्ट में कंक्लूजन में इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर बाई चांस आप अमेंडमेंट नहीं करते हो, चलो अमेंडमेंट नहीं, इफ़ नॉट अमेंडमेंट, तो एक सिस्टम डिवाइस होना चाहिए जहाँ पे जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, मान लो 2 कंस्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है, तो अगर वहाँ पे किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन होता है तो उसका खर्चा उसी को उठाना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल बर्डन जो बाई इलेक्शन का होगा वो उसी को उठाना होगा, ठीक है। और इससे सारे इशू तो सोल्व नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हो जाएंगी कि बहुत सारे लोग जो हैं डिटर करेंगे फिर दो जगह इलेक्शन लड़ने से, ठीक है। ये आप कर सकते हो अगर अमेंडमेंट ना करो, और वैसे तो अमेंडमेंट होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोला है और किसने बोला है, लॉ कमीशन ने भी बोला है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग की नीड में हमें मिशन कर्मयोगी के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा सबको कि मिशन कर्मयोगी आया है। सबसे पहले सिविल सर्वेंट्स को गुड गवर्नेंस को अचीव करने के लिए उनको जरूरी है कि वो इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। विदाउट कैपेबल सिविल सर्वेंट्स के मतलब जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो अच्छी नहीं हो सकती, वो वीक हो जाती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी उससे अफेक्ट होता है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उनको बार बार रिस्किल करना जरूरी है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकें बाद में जाके। ठीक है, तो इसी के लिए एक प्रोग्राम आया, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, मिशन कर्मयोगी। ठीक है, ये किसके लिए है? गवर्नेंस को इनहेंस करने के लिए, और मेनली ये 6 पिलर्स पे बेस है। ठीक है, किस पे बेस है? सबसे पहले रूल बेस से रूल बेस्ड HR मैनेजमेंट पे जाना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? मतलब ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेमवर्क ऑफ रोल एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसी अप्रोच को यूज़ करना है। ठीक है, ताकि जो लर्निंग कंटेंट है जो रिलेवेंट है उनके लिए वही पहुंच सके। उसके बाद बिहेवियरल, फंक्शनल एंड डोमेन कॉम्पिटेंसी पे हमें काम करना है उनकी। ठीक है, और मेनली उनके रिसोर्सेज पे डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है। बेस्ट इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर्स को उनको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाना है। और दूसरी चीज़ है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एक सेटअप कर सकते हैं जिससे जो उनकी कैपेसिटी को बिल्डिंग करे। फिर एक है आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इनके लिए खोला है। ठीक है, तो इससे मेनली 2 करोड़ जो ऑफिशियल्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद इनको जो इस प्रोग्राम को आई गोट जो कर्मयोगी प्रोग्राम है या फिर कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म है उसको कौन देखेगा? प्राइम मिनिस्टर जी देखेंगे हमारे डायरेक्ट। ठीक है, उनकी सुपरविजन के अंदर होगा। तो यही है कि एक ट्रांजिशनल चेंज अगर हमें सिविल सर्विसेज कैपेसिटी में लाना है तो उसके लिए प्रपोज किया गया है कि हम ऑर्गेनिकली लिंक करें वर्क कल्चर को और पब्लिक इंस्टीट्यूशन से स्ट्रेंथन हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें। ठीक है, ताकि इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी हो सके सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो मिशन कर्मयोगी करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें हमारे सिविल सर्वेंट्स की। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसमें मतलब क्या है, हमारे सिविल सर्वेंट्स को क्या क्या बनना पड़ेगा? इसमें बनना पड़ेगा क्रिएटिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, उसके बाद है इनोवेटिव। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपेरेंट, टेक इनेबल्ड, प्रोग्रेसिव, प्रोएक्टिव। ठीक है, उसके बाद एनर्जेटिक, इनेबलिंग, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्या था? स्पेसिफिक रोल कॉम्पिटेंसी। ये सारी चीज़ें उनके पास होंगी, जब उनको वो मिल जाएगा तो ये सारी चीज़ें वो भी हो जाएंगी। ठीक है, उनके अंदर भी आ जाएंगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल बिकम मोर थ्योरेटिकल एंड लेस प्रैक्टिकल विद द डोमिनेंट एग्जीक्यूटिव। इसने बोला कि जब डोमिनेंट एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं ना तो जो पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा थ्योरी का हमें ज़्यादा लगता है और प्रैक्टिकल बहुत कम लगता है। तो हमें इस पे कमेंट करना है क्या ये बात सच है नहीं है, मतलब अपने अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इंडिया ने कौन सा फॉलो किया? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है किसको रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर को। मतलब ठीक है, 75 में जैसे कि आर्टिकल 75 में क्या लिखा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा को। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल रखता है किस पे? एग्जीक्यूटिव पे। कैसे कैसे कंट्रोल रख सकता है? क्वेश्चन आवर, 0 आवर, ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन, डिबेट्स, बजट, पार्लियामेंट्री कमेटीज, और किसके थ्रू? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स। ये सारे तरीके हैं उनके पास पार्लियामेंट्री कंट्रोल या लेजिस्लेटिव को अपनी एक्सरसाइज कंट्रोल करने के। ठीक है, लेकिन अगर हम ये चलो ये थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिकल में ये जो चेक्स एंड बैलेंस है ये काफ़ी मतलब कम है, स्क्यूड है। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो डोमिनेंट पोजीशन में रहते हैं। जैसे कि कैसे? साइड लाइनिंग और बाईपासिंग ऑफ जो भी डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटी है उनसे तो पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास केसेस जाते नहीं है। जैसे 15 लोकसभा थे, वहाँ पे जो 71% बिल थे वो कमेटीज़ के पास गए थे, लेकिन 16th लोकसभा में क्या हुआ? ओनली 25% बिल कमेटीज़ के बाद के। तो जो कमेटीज़ की जो रिलेवेंस है वो कम हो रही है, साइडलाइन किया जा रहा है उनको। ठीक है, अंडर मतलब सबसे पहले क्या बहुत सारे बिल्स को क्या कर दिया जाता है? एज ए मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है। और मनी बिल में क्या है? ओनली से किसका होता है? जो वो होते हैं हमारे स्पीकर होते हैं उन्हीं का होता है से जो होता है। ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादातर लेजिस्लेटर का कुछ वो होता ही नहीं है। तो ठीक है, तो वहाँ पे और उसमें मनी बिल में क्या है? क्वेश्चन आवर भी अलाउड नहीं है। नहीं सॉरी, जो कोविड का टाइम था वहाँ तब क्वेश्चन आवर भी अलाउड नहीं था। तो इससे भी क्या होते हैं? अंडरमाइन हो रही है हमारे जो कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट थे, हमारे कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल थे वो अंडरमाइन हो रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन आवर उसका यूज़ नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी से कंट्रोल था वो नहीं हो रहा है, लॉज को हैसली पास कर दिया जाता है, या तो वहाँ पे डिस्कशन किया ही नहीं जाता है, थोड़ा बहुत किया जाता है, फिर उसको वॉइस वोट से पास कर दिया जाता है। डिसिप्लिन और डेकोरम के नाम पे
समटाइम्स बहुत सारे MPMLAs को बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब जैसे डिसरप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 16th लोकसभा है, वहाँ पे 16% शेड्यूल टाइम मतलब हमारा इसी में गया है, और राज्यसभा में 36% टाइम डिसरप्शंस में गया है, ठीक है। तो इनमें टाइम जो एग्जीक्यूटिव वो पास करते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो लेजिस्लेशन वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए जा रहे हैं, जैसे कि फार्म बिल लेके आए गए, मोटर व्हीकल एक्ट लेके आया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया, तो ये सारे ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आ रहे हैं। इससे क्या है, जो हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उनका कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पे कम हो रहा है, ठीक है, कम लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फिर वही है कि हमें अगर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को इंक्रीज करना है, तो जो पार्लियामेंट को मतलब पार्लियामेंट शुड बी अलाउड टू कन्वीन बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो मतलब अपोजिशन को उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना होगा, और जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर है पार्लियामेंट के उन सबको फॉलो करना होगा, और कमेटीज़ को स्ट्रेंथन करना होगा, क्वेश्चन आवर ये सब जो है हमें यूज़ करने होंगे एज ए टूल टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये हो जाता है हमारा वो, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा होता है क्यों, क्योंकि मतलब एक तो अपोजिशन मतलब जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ये चीज़ होती है। उसके बाद क्या है, हमारी जो अपोजिशन है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होने लगी है, मतलब कि जो लॉज हैं वो रो बनाए जाते हैं वहाँ पे तो रो लॉज बनाए जाते हैं, और उसके बाद जो लेजिस्लेशन का पार्ट है वो ब्यूरोक्रेसी को दे दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में पावर ज़्यादा जा रही है, जो कि अनअकाउंटेबल है पब्लिक के लिए। और दूसरी चीज़ क्या, जिलोटिन का यूज़ किया जाता है उसको पास करने के लिए, लॉज को पास करने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। और दूसरी चीज़ और क्या कमी हो सकती है, और कमी है कि हमारी जो पार्लियामेंट का साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। डिसरप्शन इसलिए होते हैं क्योंकि पार्लियामेंट का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है और अनमैनेजेबल है, ठीक है, क्या है, अनमैनेजेबल है। उसके बाद क्या है, हमारे जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं वो क्या है, टेक्निकल नेचर के। जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है इतने ज़्यादा एजुकेटेड ही नहीं है कि उस टेक्निकल नेचर को समझ सकें, और इतना कम डिस्कशंस या डिबेट होती हैं तो वो और ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ये रीजंस हो सकते हैं, ये तो इंस्टेंसेस हैं कि क्यों हो रहे हैं, ये रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये तो है कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है, और ये है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ इसलिए है, और तो हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को करने के लिए प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर, जो भी है वो आप लिख सकते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट एन एब्रिएशन बट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डायनामिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो केवल एब्रिएशन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। हमें इंडियन जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में ही बताओगे। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, प्रो एक्टिव रोल प्लेड बाई जुडिशरी इन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड इन प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी, ठीक है। जुडिशरी का प्रो एक्टिव रोल सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने में और जस्टिस को प्रिवेल करने में सोसाइटी में। इसका मतलब क्या है, जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के स्फेयर में घुसेगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म को कई ग्राउंड्स पे मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि मतलब क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को वोलेट करती है। एक्सपर्टीज़ नहीं है दूसरी चीज़ जुडिशरी को हर चीज़ की, तो उसका स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ वाले उस पर उनको एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो यही है। और मेन चीज़ है कि फिर चलो ये इसका क्रिटिसिज्म है, 2-3 इसके क्रिटिसिज्म है कि उनको एक्सपर्टीज़ नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को वो वोलेट कर रहे हैं। लेकिन ये एसेंशियल एस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, मतलब स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि ये जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है उसका एसेंशियल एस्पेक्ट है। ऐसे कैसे है, सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गारंटी दी गई है, हमें कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बाउंड किया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड है। किसके अंडर, आर्टिकल 32 के अंदर वो क्या कर सकता है, रिट्स जारी कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करेगा तो जुडिशरी उसके अंडर आ सकती है। दूसरी चीज़ आता है हमारा आर्टिकल 142। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए भी कोई भी मैटर उसके सामने पेंडिंग है उसको भी वो देख सकता है, ठीक है। लेजिस्लेटर के बहुत सारे केसेस को देख सकता है, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला केस, ट्रिपल तलाक वाला केस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 में क्या करता है कि उसमें लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितनी भी ऑथोरिटीज़ हैं उनको चाहे उनके सिविल केसेस हों चाहे जुडिशियल हो, उनको सुप्रीम कोर्ट की एड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ लिखी गई है। एक उनमें जुडिशियल रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंडर, जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, और समटाइम्स जुडिशियल रिव्यू से जब कुछ ज़्यादा हो जाता है तो वह जुडिशियल एक्टिविज्म में आ जाता है। तीसरी चीज़ जो हमारे सिटीजन्स के पास है ना, मतलब जो सिटीजन्स अप्रोच जो है ना वो जुडिशरी को एज लास्ट रिफ्यूज ही मानते हैं। जुडिशरी जो सिटीजन्स हैं वो जुडिशरी को लास्ट रिफ्यूज मानते हैं कि मतलब यहीं पे हमारा लास्ट वो है कि यहीं पे हमें वो मिल सकता है, अगर उनके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है तो लास्ट रिफ्यूजी वही है, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनके राइट को, ठीक है। तो वही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे
उन्होंने बोला था कि मतलब यस, जो कोर्ट का काम है, जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, लेकिन जो और काम है जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो टेंडेंसीज है टाइम की, उनमें कोई वॉल्यूशन होता है तो वो भी देखना इन्हीं का काम है। तो ये जो इनका काम है ये क्या हो गया, इवोल्व हो चुका है। तो फिर आप लास्ट में कंक्लूजन में लिख सकते हो कि ये केवल उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जुडिशरी जो है कंप्लीट जस्टिस दे सिटीजन्स को, और बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको देखे। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि केयर ये होनी चाहिए कि कभी भी जुडिशियल की जो केयर है, हाँ देखो सबसे पहले क्या है, उनको मतलब केवल उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि जुडिशरी जो है कंप्लीट जस्टिस दे सिटीजन्स को और अपहोल्ड करे कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस पार्ट्स को। ठीक है, तो केयर शुड ऑल्सो बी टेकन टू इंश्योर दैट दिस डज नॉट बिकम जुडिशियल ओवररीच, कि जुडिशियल एक्टिविज्म है जुडिशियल ओवररीच ना बने या जुडिशियल एडवेंचरिज्म ना बने। ठीक है, सारी जुडिशरी मतलब एज ए हीरोइज्म की तरह इसको ना लें कि मतलब ये जुडिशरी का ही काम है, अपने अपने स्फेयर में सेपरेशन ऑफ पावर को भी मेंटेन कर रहना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट भी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बोली है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा गया, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 142, 144। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। ये बता दिया जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, बहुत सारे ग्राउंड्स पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, वो भी आपने देख लिया। ठीक है, और ये भी आपने देख लिया कि क्या क्या है। अब जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म के आप एग्जाम्पल्स क्या क्या लिख सकते हो, जुडिशियल एक्टिविज्म के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जैसे कि फायर क्रैकर बैन। ठीक है, फायर क्रैकर बैन का आप एग्जांपल लिख सकते हो। विशाखा गाइडलाइंस जो आई थी वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आई थी, विशाखा गाइडलाइंस जो वर्क प्लेस पे उसके लिए आई थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए। फेजिंग आउट पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ये भी किसका है, ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म का ही है। ठीक है, और इससे और क्या फ़ायदे होते हैं, इससे मतलब अगर लेजिस्लेचर अगर कोई लॉज नहीं बना पा रहा है तो जुडिशरी उसको आराम से बनवा देती है। ठीक है, जो जुडिशरी के लिए पास मतलब आसानी है, मतलब ये क्या करती है, समटाइम्स एक्सपीडाइट लेजिस्लेशन मतलब हाँ, चेक एंड बैलेंसेस ऑन डिक्टेटरल एंड अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। किस पे चेक रखती है, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अवॉइड मिसयूज ऑफ पावर। ठीक है, ये इसके पॉजिटिव हो सकते हैं कि मतलब जुडिशरी के लिए ये फ़ायदे हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप है ना, मतलब जैसे कि ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने सारी चीज़ें लिख ली, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्लिगेशंस हैं, ये है वो है, आप लिख सकते हो कि मतलब इट शुड बी यूज्ड एज एन एक्सेप्शन नॉट एज नॉर्म। ठीक है, मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म को शुड बी यूज्ड एज एन एक्सेप्शन नॉट एज ए नॉर्म। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म को, तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। ठीक है, इससे आप कंक्लूड कर सकते हो। तो ये हो जाता है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या बोलता है, एनालाइज द नीड टू अमेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करने की नीड को एनालाइज करो टू गिव मोर पावर्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर दी जाए टू टैकल इश्यूज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का जो इशू है वो सोल्व हो जाए। ठीक है, तो हमें ये बताना है सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पे ही मतलब पीपल एक्ट पे ही बेस है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि इलेक्शंस कैसे होने हैं। ठीक है, इलेक्शंस कैसे होने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसी होगी ड्यूरिंग इलेक्शंस, इलेक्टोरल मार प्रैक्टिसेस जो रोकनी है, इलेक्शन के जो डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए, सब के लिए आरपी एक्ट 1951 पे ही जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो बेस है। लेकिन उसके टिथ नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा मतलब इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, तो क्योंकि उस लॉ में सबसे पहले तो मनी को कर्ब करने के जो है काफ़ी इनएडिक्वेट प्रोविजंस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वो पेड न्यूज़ है उनको क्रिमिनलाइज नहीं करता। ठीक है, ब्राइबिंग उसमें अभी तक कोग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, और फंडिंग उन पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक ओपेक उसमें रखी गई हैं। दूसरी चीज़, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स हो रही है वो चेक नहीं रख पा रहा जो हमारा एक्ट है वो मसल पावर पे। उसके बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लीगली बाउंडिंग नहीं है। ठीक है, लीगली बाउंडिंग नहीं है तो जो रूलिंग पार्टी है वो कैंपेन्स करते रहते हैं और मतलब कास्ट के नाम पे या फिर उसके नाम पे वोट मांगती रहती है। उसके बाद आता है हमारा कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, मतलब इसमें कंडक्ट ऑफ इलेक्शन में क्या है, ओपिनियन पोल्स तो प्रोहिबिट नहीं है, लेकिन केवल एग्जिट पोल प्रोहिबिट्स हैं, तो इससे भी मैनिपुलेशन हो सकता है वोटर्स के मतलब वोटिंग बिहेवियर पे, इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये है कि इस एक्ट में ये सारी क्या है, कमियां हैं। ठीक है, मतलब ये सारी कमियां, तो इसलिए बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए इसमें अमेंडमेंट ला के। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट ला के सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए,
सबसे पहले जो बैन होना चाहिए पेड न्यूज़ पे, जो सरोगेट जो एडवर्टीजमेंट है उन पे कैप लगनी चाहिए, ठीक है। और ये ओब्लिगेटरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जो भी लीडर्स हैं जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, किडनैप, उनको रिमूव करें पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का डी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर वो डायरेक्शन को फॉलो ना करे तो, ठीक है। और जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको क्या होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए। ब्राइबिंग को एक इलेक्टोरल ऑफेंस बना दिया जाए, ठीक है। और क्या नाम लेते हैं, हाँ, ये भी हो सकता है कि वन और मोर आप इलेक्शन बेंचेस बिठा सकते हो हर एक हाई कोर्ट में, जो कि जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर वो देखें। तो ये क्या है, इससे ये अमेंडमेंट चाहते हैं, दिस नीड्स टू बी डन, ठीक है। ये आप मतलब दिस नीड्स टू बी डन, ये चीज़ इसमें लिखी गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आ जाते कहाँ नीचे, फिर है कि कंक्लूजन लिख रखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंस इट्स इंसेप्शन हैज कंडक्टेड इलेक्शन बहुत सारे इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में उन्होंने किया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके गुड रिकॉर्ड के लिए इसमें अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आप अमेंड कर सकते हो, तो जो भी मतलब इवॉल्विंग चैलेंजेस हैं या फिर जो भी एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है वो भी इससे वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चैलेंजेस जो है वो खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 बोलता है डिस्कस द नीड टू सेटअप सेपरेट अथॉरिटी टू मैनेज गवर्नमेंट ओन सरप्लस लैंड एसेट। कि गवर्नमेंट की जो सरप्लस लैंड एसेट है, ये करंट में आया था कि गवर्नमेंट जो है एक अथॉरिटी सेटअप करेगी अपनी सरप्लस लैंड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो उसकी नीड क्यों है, इस क्वेश्चन में पूछा कि उसकी नीड क्यों है। गवर्नमेंट ने द हिंदू का आर्टिकल था ये, जिसमें ये बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि मतलब वो एक सेपरेट अथॉरिटी बनाएगी, ठीक है। और उस अथॉरिटी का क्या नाम होगा, नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। वो ये बनाने की बात चल रही थी, नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये बनाने की बात चल रही है। अब आ जाते हैं हम कैसे। सबसे पहले वही है कि जो पब्लिक लैंड होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की मोस्ट सिग्निफिकेंट टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लार्ज पर्सन ऑफ लैंड गवर्नमेंट के पास है, लेकिन बहुत सारी जगह गवर्नमेंट यूज़ भी कर रही है, लेकिन बहुत सारी लैंड जो है खाली भी पड़ी है जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो बिना बात के वही कर रही है, और गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या लाई है, एक सेपरेट अथॉरिटी लाई है उस एसेट्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है, बनाना चाहती है, ताकि क्यों 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 क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा है, उन लैंड का कोई यूज़ नहीं हो रहा। हमारे पास एक डेटा की भी बहुत ज़्यादा कमी, कोई रिलायबल और कंसिस्टेंट डेटा नहीं है उनके बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़ करप्शन का चांसेस है वहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नहीं है मिनिस्ट्रीज़ में, ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और क्या है, सिंगल डिपार्टमेंट, अगर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो मतलब काम ही नहीं करते, इनएक्टिविटी है उनमें काम करने की। तो इसीलिए है ऐसा है कि मतलब मोर देन जो 60 अराउंड 60 जो सिख गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो एक साथ आई नियरली, जिनके पास लगभग 50,000 एकड़ की लैंड थी, उसको मोनेटाइज किया जा सकता है, जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज की लैंड थी, ठीक है। तो इसीलिए नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश करने का एक डिसीजन लिया गया है, जिसमें एक प्रोफेशनल टीम को बिठाया जाएगा और उसको मोनेटाइज किया जाएगा, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आएँ, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आएँ और ये जो कमियाँ थी ये सारी कंप्लीट हो जाएँ। और गवर्नमेंट जो है, इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, ठीक है, ये मेन हमारी गवर्नमेंट की फिलोसफी है, तो ये भी हो जाए, ठीक है। मेन चीज़ है वो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं, हम गवर्नेंस में आए, ठीक है, गवर्नेंस को इंप्रूव करना चाहती है गवर्नमेंट। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इंडियन पॉलिटी मेकिंग एपरेटस सफर्स फ्रॉम पुअर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इट्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। इसने बोला कि इंडियन पॉलिसी मेकिंग एपरेटस सफर्स फ्रॉम पुअर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इंडिया की पॉलिसी मेकिंग क्या है, वहाँ पे एक तो पॉलिसीज जो है वही पुअर बनती हैं, और दूसरा अगर बन भी जाती हैं ढंग की तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो पॉसिबल रीजंस बताने हैं ऐसा क्यों है, और फिर बताना है कि आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिसी मेकिंग की मतलब जो सफ़र्स फ्रॉम डबल वे में दो प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो पॉलिसीज़ ही गलत बनती है, और बनती नहीं है तो वो इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। तो इसके रीजंस क्या हैं, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन इन डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन। सबसे पहले डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन दोनों अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, दोनों में एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन है, पॉलिसी मेकिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में। पॉलिसी मेकिंग जो है पॉलिसी मेकर अपने हिसाब से करते हैं, पब्लिक के हिसाब से नहीं करते, और जब उसको इंप्लीमेंट करने की बात आती है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रीजनल इशूज़ के उस पर उनको लागू ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो डिज़ाइन में और एग्जीक्यूशन में मतलब जो पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन है, दोनों को एज ए कोहेरेंस की तरह यूज़ नहीं किया जाता है। फिर है कि इनएडिक्वेट फेडरल कंसेंसस, फेडरल कंसेक्शन नहीं, मतलब सेंटर को मतलब जब लॉज बनाए जाते हैं तो सेंटर जो है स्टेट से मतलब डिस्कशन नहीं करता है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन रहता है, वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। जो कि सेंटर जो लॉ बनाती है वो वन साइज फिट ऑल की अप्रोच से मैक्सिमम लॉज बनाती है, ठीक है। उसके बाद है
लेक ऑफ नॉन गवर्नमेंट इनपुट्स एंड इन्फॉर्म डिबेट्स, मतलब लगभग जो है डिबेट्स नहीं होती हैं, नॉन गवर्नमेंट जो इनपुट्स हैं वो बहुत कम लिए जाते हैं, एक्सपर्टीज़ की एडवाइस बहुत कम ली जाती है, और मेनली क्या कमेटीज़ के पास तो आजकल बहुत ही कम लॉज जा रहे हैं, तो उनकी स्क्रूटनी नहीं हो पा रही है, उनकी स्क्रूटनी नहीं हो पा रही है, तो फिर वही है कि पब्लिक के वेरियस स्टेक होल्डर अप्रोच यूज़ नहीं की जा रही है, वेरियस स्टेक होल्डर अप्रोच नहीं यूज़ की जा रही है, और अगर वो यूज़ नहीं की जा रही है तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है लोगों को, अगर जिनके लिए लॉ बना रहे हैं अगर उन्हीं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा तो फिर इंप्लीमेंटेशन में ब्यूरोक्रेट्स को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेक ऑफ सिस्टमिक एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन प्रायर टू पॉलिसी मेकिंग, सिस्टमिक एनालिसिस नहीं की जाती कि सिस्टम में मतलब क्या कॉस्ट बेनिफिट है इसको लॉ को बनाने का या इसको इम्प्लीमेंट करने का, कि ये हो भी पाएगा कि नहीं। ठीक है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च की जाती है, लेक ऑफ एविडेंस बेस्ड रिसर्च, मतलब वही है कि मतलब कुछ ही सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियन समटाइम्स जो है वो लॉ बना देते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते ही नहीं है। ठीक है, प्रायर फील्ड स्टडी उनके पास होती नहीं है। ठीक है, माइक्रो ग्राउंड रियलिटी, वो मैक्रो पे केवल काम करते हैं, माइक्रो ग्राउंड रियलिटी देखते ही नहीं है। उसके बाद आता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड पॉलिसीज, मतलब जो मेनली पॉलिसीज बनती हैं वो मतलब इलेक्शंस को ध्यान में रख के बनती हैं। ठीक है, और फिर वर्कलोड प्रेशर ऑन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, अब इतनी सारी पॉलिसीज चल रही हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उस पर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उस पर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उन पर वर्कलोड भी ज़्यादा है, क्योंकि मतलब बहुत सारी जो पोस्ट है वहाँ पे भी वैकेंट पड़ी हैं, या वर्क फोर्स नहीं है वहाँ पे, तो वो भी है, तो इसलिए मतलब सबसे पहले तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पहले तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और दूसरा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, दोनों में ही प्रॉब्लम है। और इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, ये बता रखा है, टू एड्रेस दिस इश्यूज फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन, क्या क्या किया जा सकता है। इंटीग्रेशन एंड फ्लो ऑफ नॉलेज आउटसाइड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाहर मतलब जो इंटीग्रेशन है और फ्लो ऑफ नॉलेज है वो बाहर से लिया जा सकता है, मतलब एक्सपर्ट की, जब आप लॉ बना रहे हो तो एक्सपर्ट की भी नॉलेज आप ले सकते हो। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कम हो सकता है, मतलब सेंटर स्टेट के बीच में जो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है दोनों के बीच में आप फ्रेगमेंटेशन को कम कर सकते हो। ठीक है, दोनों को साथ बिठा सकते हो, या फिर जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो केस है उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का केस हो सकता है। डिसेंट्रलाइजिंग इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन को पॉलिसी मेकिंग से और इम्प्लीमेंटेशन से अलग करना। ठीक है, डिमांड असेसमेंट सर्वे होना चाहिए कि सबसे पहले हमें डिमांड देखनी है, हम लॉज बना देते हैं, डिमांड देखते नहीं, अगर डिमांड है तभी वो लॉ सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही है, तो मतलब देखो अब है कि हो गई हमारी कि ये चीज़ें होगी। अब इसके बाद और क्या हो सकते हैं, कि और क्या हो सकती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम। ठीक है, और क्या हो सकती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन में, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इम्प्लीमेंटेशन में, हमारी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे पास सबसे पहले मैन पावर की कमी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मैन पावर की कमी है। उसके बाद पॉलिटिकल समटाइम्स विल नहीं होती है, ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिकल विल नहीं होती है। ठीक है, और जो पब्लिक लॉज उन पे भरोसा कम है, लोगों को ट्रस्ट कम है समटाइम्स, क्योंकि वो प्रॉपर डिस्कशन या स्क्रूटनी से पास होके नहीं आते। पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है समटाइम्स, पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है उसका हमारे उसका ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, पॉलिटिशियन और जो वो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका नेक्सस। ठीक है, करप्शन के केसेस, करप्शन के कारण आप बोल सकते हो कि इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी लेस अकाउंटेबिलिटी होती है, जो मतलब जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको लेस अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक को। ठीक है, तो उनको मतलब ही नहीं है अगर चाहे लॉज इंप्लीमेंट करो या ना करो। ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स की कमी है ब्यूरोक्रेट्स में, लैक ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन में। अब आप बात कर सकते हो कि मतलब प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेशन में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम्स है जैसे कि मेनली टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया जाता है। ठीक है, मेनली किसको, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया जाता है। उसके बाद वॉइस वोट या ऑर्डिनेंस से मेनली लॉज को पास कर दिया जाता है। वेरियस स्टेक होल्डर अप्रोच को नहीं लिया जाता है, स्टेक होल्डर अप्रोच को नहीं लिया जाता है। ठीक है, और हमारे जो लेजिस्लेटर हैं वो लेस एजुकेटेड है। ठीक है, लेस एजुकेटेड है, और यहाँ पे आप एक डेटा यूज़ कर सकते हो कि कितने MP MLA कितने तक पढ़े हुए हैं। ठीक है, मतलब एजुकेशन का उनका डेटा आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उनकी कॉम्पिटेंसी बहुत कम है, उनको पता ही नहीं है कि मतलब किस टाइप के वो होने चाहिए। तो यही चीज़ है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए जो बोला आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो दीज स्टेप्स इंश्योर करेंगे कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है और इम्प्लीमेंटेशन है वो बेटर गवर्नेंस की तरफ जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, वाइल वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज हैव क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या क्या चैलेंजेस हैं। मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी चलाए हैं, पॉलिसीज भी बनाई हैं, लेकिन चैलेंजेस अब भी हैं कुछ। तो क्या क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मतलब वो है। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं। सबसे पहले आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिफाइन कर सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप पर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, फॉर्म टू अचीव कलेक्टिव सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स। ठीक है, तो ये म्यूचुअल हेल्प और बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइज हो सकते हैं।
ठीक है। तो अब आ जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इनके लिए। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, सबसे पहले जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ठीक है। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये चलाया जा रहा है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है ये प्रोग्राम। ठीक है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप का डिजिटाइजेशन हो रहा है ई शक्ति पोर्टल के थ्रू। ठीक है। फिर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फंड एक क्रिएट किया गया है 500 करोड़ के कॉर्पस के साथ। फिर सारस कलेक्शन इनिशिएटिव, जिसमें क्या क्या है, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो भी वो सामान बनाती है, एंटरप्रेन्योरशिप जो करती है, उनका सामान को वहाँ, मतलब रूरल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे डिस्प्ले कर सकती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन इसमें इनमें अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, फिर भी इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, गाँव में रोड वगैरह नहीं बने हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है स्किल्स की कमी है, स्किल्स नहीं है उनके पास। फिर है फैसिलिटेटर सपोर्ट नहीं है, मतलब इलिटरेसी, इग्नोरेंस है बहुत सारे, तो पता ही नहीं चल पाता कि बैंक लोन रिकॉर्ड ये कैसे करना है। उसके बाद स्टेबिलिटी और यूनिटी नहीं है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर वो कम है। ठीक है, एक इनमें लो, मतलब काफ़ी रिटर्न्स कम आते हैं इसमें, तो इसीलिए वो होती है, काफ़ी कम इसमें जुड़ पाते हैं। ठीक है। उसके बाद और क्या कमी है, करप्शन है। ठीक है, करप्शन के बाद आप बोल सकते हो कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ की कमी है, डिजिटल डिवाइड है। अब डिजिटल गवर्नमेंट चला रही है तो उसके लिए डिजिटल होना चाहिए, तो डिजिटल डिवाइड है। ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, वो तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर सकते हो। पेट्रियार्कल माइंड सेट है, इसलिए लेडीज़ को उसमें नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जाता सेल्फ हेल्प ग्रुप में, पेट्रियार्कल माइंड सेट। ठीक है, तो ये हो गए क्या कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के मतलब क्या क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन आप इसमें बेनिफिट्स भी लिख सकते हो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स हैं कि मतलब सबसे पहले सोशल इंटीग्रेशन आप बता सकते हो कि इससे सोशल इंटीग्रेशन होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से सारे आपस में जुड़ जाते हैं। उसके बाद जेंडर इक्विटी, बहुत सारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इससे जेंडर इक्विटी आती है। ठीक है, ये जो है ये वॉइस देता है मार्जिनलाइज सेक्शन को, वॉइस देता है मार्जिनलाइज सेक्शंस को। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये करता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट स्कीम्स या सर्विसेज। ठीक है, बैंकिंग लिटरेसी इससे इंक्रीज होती है क्योंकि उनके बैंक में अकाउंट खुलवा दिए जाते हैं, बैंकिंग लिटरेसी इंप्रूव होती है उससे। ठीक है, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को और नई स्कीम्स के साथ अगर आती है और इनको ख़त्म कर देती है तो ये बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, और चलो, और इनकी प्रॉब्लम क्या है, हाँ, और इनकी प्रॉब्लम एक और मेजर प्रॉब्लम है इनकी कि सिक्योर, हाँ ठीक है, लो रिटर्न्स है, सिक्योरिटी नहीं है। और दूसरी चीज़ एक इनकी मेन प्रॉब्लम है कि बहुत ही कम जो है माइक्रो फाइनेंस जो है माइक्रो इंटरप्रेन्योरशिप में इनमें बदल पा रहा है। माइक्रो फाइनेंस माइक्रो इंटरप्रेन्योरशिप में बहुत कम बदल पा रहा है। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे लिख लेना, ये एक पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, जो हमसे पूछा था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या बोलता है, हाईलाइट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, डिस्कस हाउ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अटेम्प्ट्स टू एड्रेस द अबोव आइडेंटिफाइड चैलेंजेस। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट के चैलेंजेस क्या है इंडिया में, तो स्किल डेवलपमेंट किसको करवाना है, तो सबसे पहले इंडिया की डेमोग्राफिक के बारे में बात करनी होगी, जो इंडिया जो है वो यंगेस्ट पॉपुलेशन का होम है। ठीक है, उसके बाद 2018 के डेटा में बताया गया था कि जो 15 to 59 ईयर एज ग्रुप में 66% हमारी पॉपुलेशन और 25 से कम साल की हमारी 50% पॉपुलेशन है। ठीक है, और इसको यूज़फुल बनाने के लिए अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पॉपुलेशन को स्किल करना पड़ेगा, एम्प्लॉयबल करना पड़ेगा। लेकिन स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। अब वो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, सबसे पहले लो एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशन अटेनमेंट ही कम है, लो न्यूमरेसी स्किल्स हैं, हाई ड्रॉप आउट्स हैं। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच है। ठीक है, जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है वो सप्लाई नहीं है हमारे कॉलेज या ग्रेजुएट्स के पास। सब ऑप्टिमल प्लानिंग है, प्लानिंग मतलब बहुत कम की जाती है। वुमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के डेटा ने बताया कि इंडिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो जस्ट 20% है। उसके बाद आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हमारा कम है, जिससे कि जो स्किल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, ये हो गया हमारा। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स हैं स्किल डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग कैपेसिटी इनसफिशिएंट, हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी भी बहुत कम है, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग कैपेसिटी, हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी भी कम है। हम कितने मतलब लगभग 7 मिलियन पर ईयर वो है ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 12 मिलियन पर ईयर पर एनम। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है। फिर है हमारी लो अवेयरनेस, हाँ जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में लो अवेयरनेस है हमारे यूथ्स को, लो अवेयरनेस। ठीक है, लो अवेयरनेस है। एम्प्लॉयर्स की अनविलिंग, एम्प्लॉयर ही नहीं लगाना चाहते क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, एम्प्लॉयर अनविलिंगनेस। ठीक है, अनविलिंगनेस, वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जाना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वो हो गया
ठीक है। हमारी इंडस्ट्री एकेडमिया का लिंक नहीं है, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंक नहीं है, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसने मतलब कैसे हेल्प किया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देती है, रिकॉग्निशन ऑफ प्राइवेट लर्निंग, अगर आपको पहले ही कुछ मतलब स्किल आती है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। कौशल एंड रोजगार मेले लगाए जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके मतलब इसके अंदर ट्रेनिंग जो पार्टनर्स हैं उनको क्या किया जाता है, इंसेंटिवाइज किया जाता है। क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो यही है कि मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आपको स्किल सिखाई जाती हैं जो मतलब गवर्नमेंट की फ्लैगशिप मिशन के लिए जरूरी है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए, मेक इन इंडिया, नेशनल सोलर मिशन, डिजिटल इंडिया, इन सब के लिए जो हमें स्किल जरूरी है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर हमें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो बस यही है। प्रधानमंत्री वही पूछा था कि वो क्या करना चाहते प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो हो गया हमारा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोलता है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ई कोर्ट्स इन इंडिया। ई कोर्ट्स की सिग्निफिकेंस बतानी है एंड डिस्कस द इशू प्लेगिंग देयर फंक्शनिंग, और उनके फंक्शनिंग में क्या क्या इशू है, ई कोर्ट की फंक्शनिंग में क्या क्या इश्यूज हैं और मीजर्स बताने हैं उसके। तो बॉडी में आ गया, फिर आप ई कोर्ट्स की बात कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में ई कोर्ट्स क्या होते हैं, ई कोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स मीन्स ए मतलब लोकेशन जहाँ पे लॉज एडजुडिकेटेड होते हैं क्वालिफाइड जज की प्रेजेंस में, और वहाँ पे लेकिन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मतलब आईसीटी के साथ। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, एक ई कोर्ट प्रोजेक्ट आया है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट है किसके अंदर, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इन इंडियन जुडिशरी 2005। ठीक है, इसके अंदर एक ई कोर्ट प्रोजेक्ट आया था। तो ई कोर्ट की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस क्या है ई कोर्ट की, सबसे पहले वो जस्टिस को क्या बना देता है, अफोर्डेबल, स्पीडी, सिटीजन सेंट्रिक, कॉस्ट इफेक्टिव, पेपर फाइलिंग उससे कम हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस उससे कम हो जाएगी, ऑटोमेशन हो जाएगी प्रोसेस की, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी इन्फॉर्मेशन की। तो ये सारी चीज़ें जो सिग्निफिकेंस है मतलब जो पॉजिटिव हैं ई कोर्ट्स के। लेकिन उसमें बोला था कि उसके कुछ इश्यूज़ भी हैं। ई कोर्ट्स में क्या इश्यूज़ हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं। फिर है टेक्निकल मैन पावर नहीं है, टेक्निकल मैन पावर की कमी है। हाई कॉस्ट है, मतलब कॉस्टली है ये चीज़। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, डिजिटल डिवाइड भी है। ठीक है, डिजिटल डिवाइड की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। बस यही है। और मतलब जो क्या है, जजेस के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी कम है, जजेस की वो भी कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके इश्यूज़ में लिख सकते हो। तो आप क्या मेजर्स ले सकते हो इंप्रूव करने के लिए ई कोर्ट्स की फंक्शनिंग को, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट ला सकते हो। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हो पर्सनल की, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिकली भी मतलब वो कर सकें, अवेयरनेस बढ़ा सकते हो ई कोर्ट्स की। और क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हो आप। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या फिर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी आप एक मतलब वो कर सकते हो, सॉल्यूशन दे सकते हो कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस होनी चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स जिसमें आ सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर जिसमें आ सकते हैं ताकि पेंडेंसी ऑफ केसेस कम हो जाए। या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन है वो भी इसमें एज ए सॉल्यूशन की तरह यूज़ हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। ठीक है, वो भी इसमें एज ए सॉल्यूशन यूज़ हो सकता है। तो ये तो सारे जितने भी पॉइंट्स हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ते जा रहे हैं वो सारे भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इट इज़ क्रिटिकल टू ड्रॉ अप ए वेल डिफाइंड एंड प्री डिसाइडेड फ्रेमवर्क टू फॉर सीमलेस फंक्शनिंग ऑफ ई कोर्ट्स, क्योंकि वो हेल्प करेगा इसमें। ठीक है, तो अगर हम ये सारे चैलेंजेस पूरे करते हैं तो इट विल गिव इम्पीटस टू जस्टिस डिलीवरी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और जितनी जल्दी जस्टिस डिलीवरी होगी हमारी मतलब पेंडेंसी ऑफ केसेस कम होगी, तो हमारे जो ट्रस्ट है हमारी जुडिशरी पे वो इंक्रीज होगा हमारे पीपल का। ठीक है, ट्रस्ट इंक्रीज होगा हमारी जुडिशरी पे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ब्रिंग अबाउट द की चैलेंजेस फेस्ड इन कंडक्टिंग सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट को कंडक्ट करने के हमारे चैलेंजेस बताने हैं और मेरिट्स बताने हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, अगर हम उसको करते हैं तो सबसे पहले सोशल ऑडिट क्या होता है, क्रिटिकल स्टॉक टेकिंग ऑफ एनी प्रोग्राम स्कीम और कम्युनिटी विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। इसमें गवर्नमेंट भी हो सकती है और इसमें गवर्नमेंट भी हो सकती है और पीपल भी हो सकते हैं, उसको सोशल ऑडिट। ठीक है, इसमें जो भी वर्क्स किए हैं, जो भी डिफरेंट लेवल पे या फिर जो पैसे बांटे हैं या कितना मतलब जो भी यूज़ हुआ उसका सोशल ऑडिट हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। अब आते हैं क्या कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहले इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहती, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, बुक कीपिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है वो वाली कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। स्ट्रिंजेंट पेनल्टी है काफ़ी, मतलब पेनल्टी नहीं है, अगर आप सोशल ऑडिट नहीं करते तो ये नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो नहीं है। इंसेंटिव बहुत कम दिए जाते हैं इसको पार्टिसिपेट करने के लिए और फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए भी ये कम है। तो इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि इससे अगर हम करते तो करप्शन कम होगा, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक जो नेचर है वो बढ़ेगा, और मॉनिटरिंग एंड फीडबैक जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो जो हमारा जो सोशल ऑडिट है वो किस पे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट डेमोक्रेटिक जो लोकल गवर्नेंस है वो होनी चाहिए,
ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इवेंट नहीं है। तो सोशल ऑडिट एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना चाहिए, और हमारी गवर्नेंस का जो इनिशिएटिव होगा, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो भी हमारा फुलफिल हो पाएगा इससे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, जैसे कि कैग को भी हो सकता है, कैग की रिपोर्ट्स भी दे सकते हो, जो भी है इसमें जो भी लिख रखा है आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप सारी चीज़ें कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो सोशल ऑडिट के। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाय इनेबलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। ये बोल रहा है कि ई गवर्नेंस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फैसिलिटेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट प्रोवाइड करके और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करके। हमें एनालाइज करना है। तो सबसे पहले ई गवर्नेंस को आप डिफाइन कर सकते हो कि गवर्नेंस इज एप्लीकेशन ऑफ ICT टू द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग फॉर गवर्नमेंट गवर्नेंस, जैसे कि इंफॉर्मेशन और सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करना, सिटीजन पार्टिसिपेशन को इंप्रूव करना, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों को इंक्रीज करना। ठीक है, ये हो सकता है ई गवर्नेंस से। अब आते हैं कि कैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में कैसे उसका यूज हो सकता है। ई गवर्नेंस कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट को वो कर सकता है। सबसे पहले ऑटोमेशन के थ्रू। ठीक है, पेपर वर्क उससे रिड्यूस हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस उससे इंप्रूव होगी। ठीक है, हायरार्की उससे रिमूव हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट ऑनलाइन आप जिसको आपको ट्रांसफर करना है, फाइल्स ये नहीं है कि ऊपर से नीचे तक आएंगी, हायरार्की हट जाएगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो कल्चर है हमारा वो हट जाएगा, जिसमें देरी लगती थी, ये होता था। अब वो क्या हो जाएगा, मोर अकाउंटेबल, ओपननेस, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, उसमें इक्विटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जस्टिस आएगा। ठीक है, अब वो सर्विस डिलीवरी को कैसे ई गवर्नेंस एफिशिएंट बना सकती है, जैसे कि सर्विस डिलीवरी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो सोशल डेवलपमेंट होगा। वो मतलब अगर ट्रांसपेरेंसी होगी हर एक प्रोसेस में तो क्या होगी, वॉइस देगी लोगों को। ठीक है, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म उनका ऑनलाइन हो जाएगा तो सब देख पाएंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम उसमें प्रोवाइड किया जाएगा सर्विस डिलीवरी के लिए। तो अगर सबके वो होंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सम इमीडिएट और पर्टिनेंट चैलेंजेस हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, कैपिटल की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। ठीक है, ये जो हमारे पास कमियाँ हैं, ये कमियाँ अगर हम दूर कर देते हैं तो क्या होएगा, वही होगा। और क्या कमियाँ हैं, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी की भी हमारे उसमें। ठीक है, डिजिटल डिवाइड की आप बात कर सकते हो, लेक ऑफ वर्नाकुलर कंटेंट की बात कर सकते हो, लेक ऑफ वर्नाकुलर कंटेंट इन गवर्नेंस। ठीक है, प्राइवेसी का इशू आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे चैलेंजेस अगर हम इनको वो कर लेते हैं तो ई गवर्नेंस के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। ठीक है, तो बस ये हमारे आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या बोलता है, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट डिजिटल मोनोपोलीज पोज ए थ्रेट टू द फंडामेंटल फैब्रिक ऑफ मार्केट कंपटीशन। इसने आर्ग्यू किया कि जो डिजिटल मोनोपोलीज हैं वो क्या है, एक थ्रेट पोज करते हैं किसके लिए, फंडामेंटल फैब्रिक के लिए, मार्केट कंपटीशन के लिए। ठीक है, मार्केट कंपटीशन जो होता है उसके लिए एक थ्रेट पोज करते हैं डिजिटल मोनोपोलीज। तो हमें एग्जामिन करनी है उनकी इफेक्टिवनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, जो डिजिटल मोनोपोलीज के साथ एग्जामिन कर रहा है, मतलब वो डील कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल मोनोपोली होती क्या है, डिजिटल मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे ऑनलाइन स्पेस, मतलब एक फर्म या ग्रुप एक फर्म का वही गुड्स एंड सर्विसेज को कंट्रोल करता है। इससे कंपटीशन को थ्रेट आता है, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, हाई एंट्री बैरियर्स लगा देते हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई स्मॉल फर्म बढ़ रही है तो उसको एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म को डी प्लेटफॉर्म कर देते हैं अपने प्रोडक्ट होस्ट करने से। ठीक है, और क्या है, मेनली जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स हैं उनके जुडिक्शन से बाहर काम करते हैं, तो उन पे गवर्नमेंट वो भी नहीं कर सकती। ठीक है, समटाइम्स क्या प्रीडेटरी प्राइसिंग का यूज़ करते हैं, हैवी डिस्काउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करते हैं, इनके थ्रू क्या ये कंपटीशन को सीरियस थ्रेट पोज कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में क्या है, इंडिया में कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर एक बनाया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, हैवी फाइन्स लगाता है ऐसे उन पे। ठीक है, हैवी फाइन्स लगाता है, और बहुत सारी मतलब जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए वो भी यूज़ करता है, और प्रीडेटरी प्राइसिंग के इशू को सोल्व करता है। ठीक है, ये ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी में ऐसा किया गया है। तो ये इंडिया में क्या क्या फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी क्या फ्रेमवर्क है इसको कंट्रोल करने के लिए, तो आप देख सकते हो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो हैवी फाइन्स इंपोज करता है, प्रीडेटरी प्राइसिंग को वो करता है, और मेनली अदर कंट्रीज़ के साथ भी हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कोऑपरेट करता है ताकि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया में फॉलो की जा सकें। ठीक है, तो ये है हमारा। उसके बाद क्या है, द फ्रेमवर्क इज़ हाईली इनएडिक्वेट, लेकिन ये फ्रेमवर्क भी हाईली इनएडिक्वेट है। क्योंकि इसमें मेनली ट्रेडिशनल मैट्रिक्स का यूज़ किया गया है, इसमें मार्केट को डिफाइन नहीं किया गया है कि मतलब किस टाइप की मार्केट का मतलब मोनोपोली हो सकती है। ठीक है, करंट कंपटीशन जो है वो मेनली है कंज्यूमर वेलफेयर पे। ठीक है, और मेनली जो इंटरनेट कंपनीज हैं, जैसे कि मतलब मेन कंपटीशन लॉ में क्या है, कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, लेकिन इंटरनेट कंपनीज जो आजकल नया कंसेप्ट आया इंटरनेट कंपनीज वाला, उसमें सेलर्स हैं वो भी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, सेलर्स हैं वो भी कंज्यूमर्स हैं, तो हमें उस प्रिंसिपल को चेंज करना होगा। ठीक है, और ट्रिगर फॉर मर्जर कंट्रोल रूल्स,
ठीक है। मर्जर जो कंट्रोल के रूल्स हैं वो भी मतलब उसको नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, उनकी जो मेन बेसिक प्रॉब्लम है। तो इंडिया के जो लॉज हैं मेन सिग्निफिकेंट मतलब मेन बात ये बोलना चाह रहा है कि जो भी फ्रेमवर्क है इंडिया में वो अभी जो रिसेंट इवॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया को क्या चाहिए, क्लियर डेफिनेशन चाहिए सबसे पहले तो कि ये मोनोपलाइजिंग जो डिजिटल फर्म्स हैं ये कैसे काम करनी है, कैसे इनकी न्यू मैट्रिक्स हैं, इनके लिए कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, डिजिटल सॉवरेनिटी, डिजिटल रेजिडेंसी, प्राइवेसी के इश्यूज सारे सोल्व होने चाहिए, कॉर्पोरेट एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें इन पे होनी चाहिए, तभी जो है हमारा सारी चीज़ें लाइन पे आ पाएंगी। ठीक है, बस यही चीज़ें आपको यूज़ करनी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, ई गवर्नेंस के लिए था ये डिजिटल मोनोपलीज के लिए। ठीक है, डिजिटल मोनोपलीज हमारे क्या थ्रेट पोज कर रही हैं, ठीक है, हमारे में क्या फ्रेमवर्क है और उसमें उस फ्रेमवर्क में भी क्या कमियां हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या बोलता है, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 प्लेसेस मोर डिस्क्रिशनरी पावर इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड इंक्रीजेस एनजीओ कंप्लायंस बर्डन एनालाइज। इसने बोला कि जो FCRA एक्ट जो अमेंड हुआ है 2020 का, वो ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है और एनजीओ के मतलब कंप्लायंस को मतलब कंप्लायंस पे बर्डन आ रहा है, तो हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हमें उसके बारे में बताना है, FCRA के बारे में। तो देख लेते हैं कि क्या बताना है। तो सबसे पहले क्या था कि 2010 से 2019 के बीच में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इनफ्लो था ना वो डबल हो गया। ठीक है, तो हो सकता है मतलब इससे क्या हुआ, बहुत सारे न्यूमरस केसेस आई मिस यूज़ के भी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के भी। ठीक है, मतलब जैसे कि 19,000 रजिस्ट्रेशन किए गए सिंस 2011 जो गवर्नमेंट ने जो कैंसिल किए रजिस्ट्रेशन जो कंपनीज के थे, जो मिस यूज़ कर रहे थे, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कर रहे थे। तो ये आप एज ए फैक्ट यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, उसके बाद हमने FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया गया, किसके लिए, ताकि कंप्लायंस मैकेनिज्म हो, ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए। ठीक है, इस प्रोसेस में तो इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है किस पे बेसिस पे, ताकि क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेटाइजेशन को इंक्रीज कर दिया गया, एनजीओ को कंप्लायंस ज़्यादा करना पड़ रहा है, जैसे कि उनको आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, आधार उनको रिक्वायर है, जितने भी ऑफिस बियर हैं सबको। एक्सपेंसेस पे लिमिट कर दी गई है कि आप केवल 20% ही बाहर से आने वाले पैसे से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चला सकते हो, पहले 50% लिमिट थी। बैंकिंग पे रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है कि आपके जो पैसे हैं केवल और केवल दिल्ली की जो SBI ब्रांच है उसी में आप अकाउंट खुलवा सकते हो और केवल वहीं पे पैसे आ सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा। FCRA लाइसेंस को दोबारा रिन्यू करने की बात की गई है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन को सस्पेंशन करने की बात की गई है। अब की मतलब जो सस्पेंशन का पीरियड है वो 180 डेज से 360 डेज इंक्रीज कर दिया गया। मतलब अगर आपका सस्पेंशन होता है आपका रजिस्ट्रेशन, तो अब 6 महीने नहीं पूरा 1 साल होगा। ठीक है, पावर टू प्रोहिबिट, तो वही अगर आप गिल्टी पाए जाते तो आपको फिर बाहर से लेने का कोई प्रोविज़न नहीं होगा पैसे। तो यही चीज़ है कि अब वो प्रोविज़न बताते हैं कि मतलब ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है एनजीओज़ के बीच में और सेंटर के बीच में। ठीक है, तो वही है कि गवर्नमेंट को रेगुलेशंस कम करने चाहिए, क्योंकि जो एनजीओज़ हैं वो भी हमारे मतलब डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को उठाते हैं, पब्लिक अवेयरनेस करते हैं, उनके भी काफ़ी सारे काम हैं। ठीक है, तो वही ये अगर हम इसको ऐसा करते हैं, उन पे ज़्यादा कंप्लेंट्स लगाएंगे तो जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, वेलफेयर जो इश्यूज़ हैं वो कर्ब हो जाएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है एनजीओज़ के बारे में। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, थ्रो लाइट ऑन इश्यूज ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज इन इंडिया, व्हाट आर द पॉसिबल चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन एट सेंट्रल लेवल। ठीक है, चैलेंजेस क्या है और इशू क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ओबीसी जो है वो कलेक्टिव टर्म है जो एजुकेशनली और सोशनली डिसएडवांटेज सेक्शन है। ठीक है, वास्टली हिट्रोजेनस ग्रुप है और 2015 में सब कैटेगराइजेशन की बात की किसने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन ने, बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन था उन्होंने सब कैटेगराइजेशन की बात की इनके। ठीक है, और जस्टिस जे रोहिनी के अंदर भी एक कमीशन बना था आर्टिकल 340 के अंदर, उन्होंने भी मतलब सब कैटेगराइजेशन की बात की थी। तो सब कैटेगराइजेशन हमारा जरूरी क्यों है, क्योंकि सबसे पहले ओबीसी के अंदर भी जो जॉब्स हैं वो केवल जो क्रीमी लेयर हैं उन्हीं को प्रोवाइड हो रही हैं, नीचे वाली को नहीं प्रोवाइड हो रही है। तो लिमिटेड रीच है रिजर्वेशन की भी इसमें इस ग्रुप में। ठीक है, और मेनली जो फेवर है वो इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्गर सब सेक्शन है उन्हीं को मिल रहा है। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन के ग्रेटर सोशल इंक्लूजन, लेकिन क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करवाना चाहती अपने वोट बैंक कल्चर के कारण। और सबसे पहले हमारे पास डेटा नहीं है अच्छे से। ठीक है, यूज ऑफ आउटडेटेड एंड अनरिलायबल डेटा का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओबीसी के डेटा में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड सोशल एजुकेशनल स्टेटस का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बस वही है, सब कैटेगराइजेशन मेनली जो है रिलेटिव बेनिफिट्स पे यूज़ होना चाहिए ओबीसी में। ठीक है, और जिससे डिप्राइव्ड सेक्शन को फ़ायदा हो। तो गवर्नमेंट को मेन डेटा पे काम करने की ज़रूरत है ओबीसी के लिए। ठीक है, अगर 2011 का सेंसस गवर्नमेंट वो या फिर 2021 का जो सेंसस है वो आएगा, तो फिर अगर ओबीसीज की क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर या फिर जो भी है वो डेटा के हिसाब से हमें आगे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए।
ठीक है, तो वो चीज़ है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, द फोकस ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस वाज हिट हर टू प्राइमरली बीन ऑन आउटपुट रादर देन आउटकम। सबसे पहले मतलब जो हमारा पॉलिसी और गवर्नेंस का जो फोकस है वो मेनली आउटपुट पे है रादर देन आउटकम, ठीक है। और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो एक चेंज दिखाता है इसमें कि वो मेनली क्या है, आउटकम बेस है ना कि आउटपुट बेस है, ठीक है। तो हमें इस पे बताना है कि टॉप डाउन अप्रोच के बारे में बताना है, ठीक है, तो ये चीज़ बतानी है। अब आ जाते हैं अपने पे पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। मेनली जो भी वाइड स्प्रेड डिस्पैरिटी है उसको मेनली बहुत सारी पॉलिसीज़ के थ्रू या स्कीम्स के थ्रू उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यही बात है। और मेनली परफॉर्मेंस रिलेटेड या आउटपुट बेस्ड हमारा मेन जो पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है। लेकिन पॉलिसीज़ में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि कन्वर्जेंस नहीं है, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है, मिस मैनेजमेंट होता है पब्लिक फंड्स का, रियल टाइम डेटा नहीं है वहाँ पे, पीपल पार्टिसिपेशन नहीं है, वन साइज फिट ऑल अप्रोच वहाँ पे मतलब यूज़ की जाती है, ठीक है। लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। ये अर्लियर प्रोग्राम से अलग है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक की पब्लिक इंडिकेटर्स का यूज़ किया गया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का यूज़ किया गया, जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अच्छे हैं उनको यूज़ किया गया है। दूसरी चीज़ आउटकम ओरिएंटेड है ये, ना कि आउटपुट ओरिएंटेड है। सोशियो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक जो आउटकम्स हैं उनको मेनली वो करता है, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होएगी कितनी प्रोसेस हो रही है इस प्रोग्राम में, ठीक है। और मेन चीज़ है ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, ये बॉटम अप अप्रोच के साथ चल रहा है, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच के अलावा इसमें क्या है, एक कोलैबोरेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस प्रीफर की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। और क्या यूज़ किया गया, जैसे कि कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कॉम्पिटिशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका भी इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच नहीं, इसमें किसका यूज़ किया गया, कोलैबोरेटिव अप्रोच का, किसका, कोलैबोरेटिव अप्रोच का। और मेनली जो पब्लिक सेंट्रिक मेनली इसको बनाया गया है, किसको बनाया गया है, पब्लिक सेंट्रिक या रीजन सेंट्रिक, ठीक है। तो वही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है एक स्टेट फॉरवर्ड है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो कर सकें। और बेंच मार्क है पॉलिसी मेकिंग का, जो कि जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है वो आउटपुट बेसिस पे नहीं, मतलब वही है, क्वांटिटी इंक्रीज पे नहीं, क्वालिटी इंक्रीज पे होनी चाहिए, आउटपुट बेस नहीं, हमारी आउटकम बेस होनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मतलब वो है हमारी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो रही है, हमें मेन चीज़ उस पर ध्यान देना चाहिए। तो वही है, तभी हमारा जो टारगेट है कि सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगन है वो तभी मटीरियलाइज हो पाएगा जब हम आउटपुट बेस नहीं, आउटकम बेस्ड पॉलिसीज़ बनाएंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20 है ये भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज के हमारे टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए, अपने चैनल को शेयर करिए अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को। तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।